कल्पना कीजिए, रात के करीब 11 बज रहे हैं। समुद्र के ऊपर बने एक लंबे पुल से एक ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। डिब्बों के अंदर कुछ लोग गहरी नींद में हैं, कुछ परिवार अपने बच्चों को गोद में लेकर बैठे हैं, कोई अगले दिन अपने घर पहुंचने के सपने देख रहा है, तो कोई पहली बार रामेश्वरम के दर्शन करने जा रहा है। बाहर तेज हवा चल रही है, लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में समुद्र ऐसा रूप दिखाने वाला है जिसे देखकर प्रकृति भी शायद कांप उठेगी। अचानक एक ऐसी विशाल लहर उठी जिसने पूरी ट्रेन को अपने साथ निगल लिया। कुछ ही सेकंड में इंजन और सारे डिब्बे समुद्र की गहराइयों में गायब हो गए। ना कोई चीख सुनाई दी, ना किसी को बचाने का मौका मिला। सुबह जब लोगों ने देखा कि जहां रात में ट्रेन गुजरी थी वहां सिर्फ टूटी हुई पटरियां और बिखरा हुआ मलबा पड़ा है, तो पूरे देश में सन्नाटा छा गया। आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था? क्या रेलवे को पहले से चेतावनी मिल चुकी थी? क्या इस हादसे को रोका जा सकता था? और क्यों आज भी उस जगह का नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 1964 के पंबन ब्रिज ट्रेन हादसे की पूरी सच्ची कहानी। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में हम बताएंगे एक ऐसा तथ्य जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। दिसंबर 1964 भारत का दक्षिणी हिस्सा सामान्य दिनों की तरह अपनी रफ्तार में चल रहा था। तमिलनाडु के रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच का इलाका हमेशा से धार्मिक और व्यापारिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता था। हजारों श्रद्धालु हर दिन भगवान रामनाथ स्वामी मंदिर के दर्शन के लिए यहाँ आते थे। उस समय सड़कें इतनी विकसित नहीं थी, इसीलिए ज्यादातर लोग ट्रेन से सफर करते थे। समुद्र के बीच बना पंबन रेल ब्रिज उस दौर में इंजीनियरिंग का एक अद्भुत चमत्कार माना जाता था। जब ट्रेन इस पुल से गुजरती थी तो ऐसा लगता था मानो वह समुद्र की लहरों के ऊपर तैर रही हो। दूर दूर तक सिर्फ नीला समुद्र और उसके बीच से गुजरती हुई एक छोटी सी ट्रेन। यह दृश्य इतना खूबसूरत होता था कि लोग खिड़की से नजरें हटाना ही नहीं चाहते थे। लेकिन किसी ने कभी नहीं सोचा था कि यही खूबसूरत रास्ता एक दिन मौत का रास्ता बन जाएगा। 23 दिसंबर की सुबह मौसम सामान्य नहीं था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे, हवा की रफ्तार लगातार बढ़ रही थी। समुद्र की लहरें भी पहले से कई ज्यादा उग्र दिखाई दे रही थी। मछुआरे समुद्र में जाने से बच रहे थे। कई स्थानीय लोगों को लग रहा था कि कोई बड़ा तूफान आने वाला है, लेकिन उस समय मौसम की भविष्यवाणी आज जितनी आधुनिक नहीं थी। सैटेलाइट तकनीक लगभग नहीं के बराबर थी। लोगों के पास सिर्फ रेडियो से मिलने वाली जानकारी होती थी। दिन ढलते ढलते हवा और तेज हो गई, बारिश शुरू हो गई। फिर भी रेलवे का संचालन पूरी तरह बंद नहीं किया गया। उधर धनुषकोडी जाने वाली पैसेंजर ट्रेन अपने निर्धारित समय पर यात्रियों को लेकर रवाना होने की तैयारी कर रही थी। स्टेशन पर सामान्य चहल पहल थी। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह ट्रेन अपने गंतव्य तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। उस ट्रेन में अलग अलग तरह के लोग सवार थे। कुछ तीर्थयात्री, कुछ रेलवे कर्मचारी, कुछ स्थानीय परिवार, कुछ छोटे बच्चे और कुछ ऐसे लोग जो सिर्फ अपने घर लौट रहे थे। कई यात्रियों ने खिड़की वाली सीट चुनी ताकि समुद्र का सुंदर नजारा देख सके। कुछ लोग खाना खा रहे थे, कुछ बातें कर रहे थे, कुछ बच्चों को सुला चुके थे। सबको लग रहा था कि यह भी एक सामान्य सफर है। लेकिन उसी समय समुद्र के बीच एक ऐसा तूफान जन्म ले चुका था जो अगले कुछ मिनटों में इतिहास बदलने वाला था। ट्रेन में बैठे यात्रियों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर बाद वे इतिहास के सबसे दर्दनाक रेल हादसाओं में शामिल होने वाले हैं। रात धीरे धीरे गहरी होने लगी। हवा अब इतनी तेज चल रही थी कि पेड़ झुकने लगे थे। समुद्र की लहरें लगातार ऊंची होती जा रही थी। बारिश इतनी तेज थी कि कुछ ही मीटर दूर देख पाना मुश्किल हो गया था। उधर ट्रेन अपने तय रास्ते पर आगे बढ़ रही थी। डिब्बों के अंदर कुछ यात्री सो चुके थे, कुछ लोग खिड़की से बाहर झांक रहे थे।
लेकिन बाहर अब दिखाई सिर्फ अंधेरा दे रहा था। समुद्र की गरजना ट्रेन की आवाज से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। उस रात बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवात अब एक भीषण तूफान का रूप ले चुका था। हवा की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि समुद्र कई मीटर ऊंची लहरें उछाल रहा था। स्थानीय लोगों ने पहले कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था। कई घरों की छतें उड़ने लगी थी, नारियल के पेड़ टूटकर गिर रहे थे, बिजली और संचार व्यवस्था लगभग ठप हो चुकी थी। हर तरफ सिर्फ एक ही आवाज थी, तेज हवा और समुद्र की दहाड़। उधर पैसेंजर ट्रेन धीरे धीरे पंबन ब्रिज की तरफ बढ़ रही थी। ये वही पुल था जो समुद्र के ऊपर बना हुआ था। दिन में ये सफर बेहद खूबसूरत लगता था, लेकिन उस रात हर तरफ सिर्फ अंधेरा था। बारिश लगातार हो रही थी, तेज हवा ट्रेन को झकझोर रही थी। फिर भी ट्रेन आगे बढ़ती रही। लोको पायलट पूरी सावधानी से ट्रेन चला रहा था। शायद उसे भी अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। जब तक तूफान की वास्तविक भयावहता समझ में आई, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रात, समुद्र, तेज हवा और समुद्र के बीच चलती हुई एक ट्रेन। अचानक समुद्र से एक विशाल लहर उठी। ये कोई सामान्य लहर नहीं थी। ये इतनी ऊंची थी कि उसने सीधे पुल और ट्रेन को अपनी चपेट में ले लिया। कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगा जैसे पूरी ट्रेन हवा में उछल गई हो। डिब्बों के अंदर बैठे लोग कुछ समझ ही नहीं पाए। किसी ने अपने बच्चे को पकड़ने की कोशिश की, किसी ने सीट कसकर पकड़ ली, लेकिन प्रकृति के सामने इंसान पूरी तरह बेबस था। एक भयानक झटका और फिर एक एक करके डिब्बे पटरी से उतरने लगे। अगले ही पल पूरी ट्रेन समुद्र की उफनती लहरों में समा गई। चारों तरफ सिर्फ पानी, अंधेरा और चीखे। कुछ ही क्षणों में सब कुछ शांत हो गया। जहां कुछ सेकंड पहले ट्रेन थी, वहां सिर्फ समुद्र था। 24 दिसंबर 1964 रात का भयानक तूफान धीरे धीरे शांत होने लगा था, लेकिन उसके पीछे जो तबाही छूट गई थी, उसे देखकर लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। जैसे ही रेलवे के कर्मचारी, स्थानीय लोग और बचाव दल पंबन ब्रिज और धनुषकोडी की ओर पहुंचे, उनके सामने जो दृश्य था वे किसी डरावने सपने से कम नहीं था। जहां कुछ घंटे पहले ट्रेन गुजरती थी, वहां अब सिर्फ समुद्र था। पटरी के कई हिस्से टूट चुके थे। लोहे के बड़े बड़े टुकड़े दूर तक बिखरे पड़े थे। समुद्र अब भी उफान पर था और उसकी लहरें मलबे को इधर उधर बहा रही थी। रेलवे अधिकारियों को पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ कि पूरी ट्रेन गायब हो सकती है। उन्होंने पुल के आसपास हर जगह तलाश शुरू की, लेकिन ट्रेन का इंजन दिखाई नहीं दिया। ना कोई डिब्बा, ना कोई यात्री। ऐसा लग रहा था जैसे समुद्र ने पूरी ट्रेन को अपने अंदर छिपा लिया हो। कुछ घंटों बाद गोताखोरों को समुद्र की गहराई में टूटे हुए डिब्बों के हिस्से दिखाई देने लगे। धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। ट्रेन कई हिस्सों में टूट चुकी थी। उसके डिब्बे समुद्र के अलग अलग हिस्सों में बिखर चुके थे। उस समय आज जैसी आधुनिक रेस्क्यू तकनीक नहीं थी, ना कोई टैंक उपकरण, ना हेलीकॉप्टर की बड़ी संख्या और ना ही समुद्र में खोज करने वाले आधुनिक मशीनें। फिर भी भारतीय नौसेना, रेलवे कर्मचारी, स्थानीय मछुआरों और प्रशासन ने मिलकर बचाव अभियान शुरू किया। स्थानीय मछुआरों ने अपनी जान जोखिम में डालकर नावें समुद्र में उतारी। उन्हें उम्मीद थी कि शायद कोई यात्री किसी डिब्बे को पकड़कर जिंदा बच गया हो, लेकिन हर बीतते घंटे के साथ उम्मीद कम होती जा रही थी। जब समुद्र से एक एक करके डिब्बों तक पहुंचा गया, तो जो दृश्य सामने आया उसे देखकर अनुभवी बचावकर्मी भी भावुक हो गए। कुछ यात्री अपनी सीटों को कसकर पकड़े हुए थे। कुछ माता पिता अपने बच्चे को सीने से लगाए हुए थे। कुछ लोगों को शायद ये समझने का मौका भी नहीं मिला कि आखिर हुआ क्या है। तूफान इतना शक्तिशाली था कि किसी को बाहर निकलने का अवसर ही नहीं मिला। धीरे धीरे ये स्पष्ट हो गया कि इस हादसे में ट्रेन में मौजूद कोई भी यात्री या रेलवे कर्मचारी जीवित नहीं बच पाया। पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई, लेकिन इस हादसे की त्रासदी सिर्फ ट्रेन तक सीमित नहीं थी। उसी चक्रवात ने धनुषकोडी शहर को भी लगभग पूरी तरह तबाह कर दिया। हजारों घर बह गए। स्कूल, अस्पताल, डाकघर और रेलवे स्टेशन नष्ट हो गए। कई परिवार हमेशा के लिए बिछड़ गए।
जो लोग बच गए उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने पूरे शहर को समुद्र में समाते देखा। आज भी धनुषकोडी की टूटी हुई इमारतें उस भयावह रात की गवाही देती है। जांच शुरू हुई। रिपोर्टों से पता चला कि उस रात आया चक्रवात इतना शक्तिशाली था कि समुद्र में कई मीटर ऊंची लहरें उठ रही थी। उस समय मौसम की जानकारी आज की तरह सटीक और तेजी से हर जगह नहीं पहुंच पाती थी। इसी कारण हालत तेजी से बिगड़ गए और ये भयावह दुर्घटना हुई। इस हादसे के बाद रेलवे ने समुद्री इलाकों में मौसम की निगरानी, चेतावनी प्रणाली और सुरक्षा व्यवस्था को पहले से कई अधिक मजबूत करने की दिशा में काम किया। इस चक्रवात ने सिर्फ एक ट्रेन ही नहीं छीनी, इसने पूरा धनुषकोडी शहर तबाह कर दिया। जहां कभी बाजार में भीड़ रहती थी, जहां बच्चे खेलते थे, जहां रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की सीटी सुनाई देती थी, वहां अब सिर्फ टूटी हुई दीवारें और समुद्र की आवाजें बची थी। स्थिति इतनी भयावह थी कि बाद में धनुषकोडी को रहने के लिए अनुपयुक्त घोषित कर दिया गया। आज भी वहां मौजूद खंडहर उस दर्दनाक रात की याद दिलाते हैं कि आखिर उस रात हुआ क्या था। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि प्रकृति के सामने इंसान कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन प्रकृति का सम्मान करना हमेशा जरूरी है। आज हमारे पास आधुनिक मौसम पूर्व अनुमान, सैटेलाइट और बेहतर संचार व्यवस्था है, फिर भी प्राकृतिक आपदाएं हमें यह याद दिलाती रहती हैं कि सावधानी और समय पर लिया गया निर्णय अनगिनत जानें बचा सकता है। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि अगली वीडियो आप किस ऐतिहासिक घटना पर देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।